मैं और कर्नल सोनामचुक साहब ऊपर चढ़ा था। थोड़ा आगे चढ़ने के बाद बर्फ़ बहुत ज़्यादा था, तो कर्नल सोनामचुक साहब बर्फ़ में गिर गया, नीचे गिर गया। तो मैंने उसका अपना हथियार को सीलिंग बांध के साहब को ऐसे खींचा, साहब को बाहर निकाला। फिर कर्नल साहब ने बोला तबगेस हम दोनों आगे नहीं जा सकता। मैं आर्मी को अपने दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उसने हमारे गांव को बहुत से बेनिफिट्स दिया, हमें स्कूल में दिया, सबको, कभी कभी किसी किसी को पंजाब में और किसी को गुजरात में। और उस टाइम पे इस समय हमारी टीम ठीक हानू योकमा में हमारी टीम मौजूद है। इससे पहले मैंने आपको विजुअल्स जो है हैंडन-ब्रॉक से बराह रास्त आप लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। स्टोरेज के लिए भी कंटेनर होता नहीं, तो एम्यूनिशन के जो केसेस होते थे, जो कि RL और 84M RL और 81 मोटर के केसेस होते थे, उसके अंदर दाल और पूड़ियाँ ये भर के डाली जाती थी और वो फिर जवान हमारे लेके आते थे रात को। इंडियन आर्मी के हेल्प से हमें यहाँ जाने को मिला, फिर टूर में लेकर जाने की एजुकेशन बहुत सारा। तो इंडियन आर्मी के उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, उनकी वजह से ही आज सब कुछ यहाँ पे हो रहा है सर। तो मैं बहुत थैंक यू करती हूँ इंडियन आर्मी में कि हम सेफ रह पाते हैं, बिकॉज वो बॉर्डर्स पे लड़ रहे होते हैं हमारी लिए, तो उनका बहुत ही बड़ा हिस्सा है हम सेफ रहने। अच्छा लगा मुझे देख के कि यहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधा दी जा रही है, लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। बहुत अच्छा लगा ये देखकर मुझे भी। जब मैं कहीं गांव जाता हूँ ना, घर में बाहर बोलते कहाँ सर्व करते हो, मैं बोलता हूँ मैं आर्यन वैली में सर्व करता हूँ। आर्यन नाम का जो शब्द है उसने आपको इकट्ठा किया हुआ। इलाके के हानू योकमा हानू गोमा के जनरल पब्लिक, जिसमें मर्द औरत बच्चे आज के इस इवेंट में शिरकत करेंगे, कोशिश करेंगे बराबर तस्वीरें। 25 years ago in the rugged terrain of Kargil, our soldiers faced unimaginable challenges, and yet एरिया जो हाई अल्टीट्यूड है सर, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पेशेंट्स को, स्पेशली बुजुर्गों में हमें देखने को मिलती। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो बुज़ुर्गों में हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा बीमारी है। सबसे बड़ा कारण है कि हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से भी हाइपरटेंशन के केसेस ज़्यादा आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अनडायग्नोज्ड हैं, मतलब कोई BP कराता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, चेकअप कोई नहीं कराता है। तो मेरी सबसे बड़ी गुजारिश तो ये रहेगी कि यहाँ के जो PHC के डॉक्टर्स हैं वो एटलीस्ट जाके, हम तो करते ही हैं, लेकिन PHC के डॉक्टर भी जाके यहाँ पे BP कराएं और BP की दवाइयाँ बांटें, क्योंकि BP जो है सबसे बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी का, ब्रेन की बीमारी का, किडनी की बीमारी का। 25th कारगिल विजय दिवस, ए डे टू रिमेंबर एंड सैल्यूट द ब्रेवेस्ट ऑफ इंडिया। तो दर्शकों, फिर से एक बार स्वागत करते हैं कारगिल टुडे में। इस समय हमारी टीम ठीक हानू योकमा में हमारी टीम मौजूद है। इससे पहले मैंने आपको विजुअल्स जो है हैंडन-ब्रॉक से बराह रास्त आप लोगों तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की थी। कारगिल विजय दिवस के चलते 25th सेलिब्रेशन ऑफ कारगिल विजय दिवस के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स इंडियन आर्मी द्वारा पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है ऑर्गेनाइज़ की जा रही है, और इसी हवाले से आज हमारी टीम जो है हानू योकमा में अभी ठीक हमारी टीम मौजूद है। इस समय इंडियन आर्मी द्वारा कैमरामैन्स में थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा बहुत विजुअल्स जो है हमारे दर्शकों तक बराह रास्त पहुँचे, जिसमें आज का ये इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं 192 माउंटेन ब्रिगेड और टाइगर हिल ब्रिगेड द्वारा ये इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ की जा रही है 25th सेलिब्रेशन ऑफ कारगिल विजय दिवस के हवाले से। और आप लोगों को बताते चलूँ कि आज के इस समारोह में ब्रिगेडियर विनोद SM VSM 14 कॉप्स और साथ ही साथ ब्रिगेडियर रघुदीप मिन्हास SM कमांडर 192 ब्रिगेड, कर्नल अबे गोहिल रिटायर, कर्नल पंकज कुमार CO सिख रेजिमेंट, और एक्स सर्विसमैन भी आज के इस प्रोग्राम में जो है हमें देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आज के इस समारोह में, आज के इस प्रोग्राम में इंडियन आर्मी द्वारा फ्री मेडिकल कैंप भी यहाँ आज लगे हुए हैं, जिसमें फ्री चेकअप्स की जाएगी, और साथ ही साथ CSD कैंटीन भी है। और उसके अलावा भी आज के इस इवेंट में काफ़ी तादाद में बड़े पैमाने पर इस इलाके के हानू योकमा हानू गोमा के जनरल पब्लिक, जिसमें मर्द औरत बच्चे आज के इस इवेंट में शिरकत करेंगे, कोशिश करेंगे बराबर तस्वीरें जो है आप लोगों तक आज के इस इवेंट को लेके, ए डे टू रिमेंबर एंड सैल्यूट द ब्रेवेस्ट ऑफ इंडिया के अनवान से प्रोग्राम जो है वो यहाँ ऑर्गेनाइज़ की जा रहे हैं इंडियन आर्मी द्वारा। आप बने रहे हमारे साथ।
भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. These lines remind me that victory doesn't come easily. We also have to carry some dare. Good morning everyone. Today on the silver jubilee of Kargil Vijay Divas, I, Devanshika, stand before you to honor and respect the brave soldiers who fought for our country. As we commemorate this day, we pay tribute to their courage, sacrifice and unwavering dedication to our nation. 25 years ago, in the rugged terrain of Kargil, our soldiers faced unimaginable challenges and yet they stood tall, defending our borders with unmatched bravery. The selfless act of heroism and determination inspires us all to strive for excellence and uphold the values of patriotism and unity for our nation. Remember, soldiers do not fight because they hate what is in front of them, but they fight because they love what is behind them. Thank you and Jai Hind. इस पूरी हनु वैली के जितने भी लोग हैं उनको यहाँ वेलकम करता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप छुट्टी वाले दिन संडे को यहाँ पर आए हो. पर सबसे बड़ी बात है कि क्या कारण है कि हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं. वो एक बहुत जरूरी कारण है. आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इतिहास, हिस्ट्री के एक ऐसे पन्ने की जो इसी जगह पे हुआ है, यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर आपकी वैली में. और ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. पर आप बोलोगे भाई इतिहास की क्या जरूरत है? दो कारण है इतिहास की जरूरत. एक, इतिहास, हिस्ट्री हमें इकट्ठा रखता है. जब मैं कहीं गांव जाता हूं ना, घर में बाहर, बोलते हैं कहां सर्व करते हो? मैं बोलता हूं मैं आर्यन वैली में सर्व करता हूं. आर्यन नाम का जो शब्द है उसने आपको इकट्ठा किया हुआ है. पर इतिहास ऐसे नहीं बनता है. इतिहास बनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है. इतिहास को बनाना, उसको बचाना और आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है. ये इतिहास का पहला है. आप तभी इकट्ठे रह पाओगे जब आपकी पहचान होगी. पहचान क्या है? आर्यन. तो वो एक इतिहास का पहला है. दूसरा, इतिहास का क्या रोल है? इतिहास हमें एक रास्ता दिखाता है. भाई रात में चांद देखते हो? पता, इतिहास में लिखा है ना कोई चांद पे पहुंचा है. तो बच्चे सब कोई सोचता है कि मैं भी ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा. 18,000 फीट पे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, जीता उसको. ऐसे तो इंसान कमजोर है, पर जब सुनता है कि किसी ने 18,000 पे लड़ी है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. तो इतिहास हमें एक मार्गदर्शन दिखाता है. आज हम उसी इतिहास की बात करेंगे जो आज से 25 साल पहले 1999 में यहां पर कारगिल में कारगिल वॉर के नाम से जाना गया, जो चोर बाटला की पहाड़ियों में हुआ था. कई बच्चे होंगे तब पैदा भी नहीं हुए होंगे. हम में से कई होंगे जिन्होंने वो देखा ही नहीं होगा. पर हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बीच 11 ऑफिसर, सरदार साहिबान और बहादुर जवान हैं जिन्होंने वो लड़ाई लड़ी है और उस टाइम पे वो यहां पर थे. वो आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे. आपने उनको देखना है, सुनना है और जिसका कोई सवाल हो वो पूछना भी है. अब मैं वो अपने जो 11 गेस्ट हैं उनको एक एक करके रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मंच पे अपना स्थान ले. और मैं हनु वैली के होनहार बच्चों से गुजारिश करता हूं कि जो यहाँ का एक रीति रिवाज है हनु वैली का, कि वो कैसे गेस्ट को उनका अभिवंदन करते हैं और अपना स्थान ग्रहण करें. अभी मैं और अपना स्थान ग्रहण करें. अभी मैं ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड सीरिंग स्टॉपडन वीर चक्र 3 लद्दाख स्काउट से निवेदन करता हूं कि वह भी मंच पर आए. अभी मैं ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड टी दोजे सेना मेडल 3 लद्दाख स्काउट साहब से अनुरोध करता हूं कि वह भी मंच पर आए. सूबेदार रिटायर्ड सीरिंग स्टॉबेज 3 लद्दाख स्काउट साहब से अनुरोध करता हूं कि वह मंच पर आएं और अपना स्थान ग्रहण करें.
अभी मैं सूबेदार जगरूप सिंह 14 सिख साहब से अनुरोध करता हूं कि वह भी मंच पर आए। सूबेदार अवतार सिंह 14 सिख साहब से अनुरोध करता हूं कि वह भी मंच के लिए आए। सूबेदार सतगुर सिंह 14 सिख साहब से अनुरोध करूंगा कि वह भी मंच के लिए आए। सूबेदार कन्वलजीत साहब 14 सिख से अनुरोध करूंगा कि वह भी मंच के लिए आए। सूबेदार रिटायर्ड सीरिंग अंचोक 3 लद्दाख स्काउट साहब से अनुरोध करूंगा कि वह भी मंच के लिए आए। हवलदार रिटायर्ड डंचन ओडेसा 3 लद्दाख स्काउट से निवेदन करता हूं कि वह अपनी वीर गाथा को हमारे साथ शेयर करें ताकि भविष्य में हमें उनकी वीर गाथा से कोई अच्छी सीख मिल सके। आज के मुख्य अतिथि आदरणीय ब्रिगेडियर विनोद सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल साहब से अनुरोध करता हूं कि वह यहां पर आएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद। उपस्थित ब्रिगेडियर मीना साहब, कमांडर 192, कर्नल पंकज, CO 10 सिख, उपस्थित सारे हनुयोग के भाइयों और बहनों और बच्चों, सबका धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, झूले, नमस्कार। आज मैं यहाँ पे पूरा 21 साल के बाद इस इलाके में वापस आया हूँ। मैं यहाँ पे 2003 अप्रैल में यहाँ से निकला था और पूरा तकरीबन 21 साल ख़त्म करने के बाद वापस यहाँ पे आया हूँ और मैं बड़े गर्व के साथ यहाँ पे खड़ा हूँ आज कि इस समारोह में मुझे भाग लेने में मौका मिला है और इसके लिए मुझे ब्रिगेडियर मीना साहब और CO 10 सिख को तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इधर आने के बाद मुझे बड़ा फख्र महसूस होता है और साथ में बहुत भावनाएं भी आता है जो हमने यहाँ पे टाइम बिताया था उस समय और जिस हालात में हमने यहाँ पे ऑपरेशंस किए थे। ऑपरेशन विजय जो था वो शुरुआत हुआ था मई में 99 में और ऑफिशियली जुलाई में ख़त्म हुआ, लेकिन इस इलाके में उसका असर काफ़ी लंबा चला। हमारा यहाँ पे तकरीबन 2003 तक ये इसका ऑपरेशन का लगातार एक के बाद एक कार्रवाइयाँ चलते रहे। मैं उसका एक एक बताऊंगा तो मुझे पूरा दिन लग जाएगा, इसलिए मैं पूरा उसके डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। जैसे कि आपको पता है, ऑपरेशन विजय के साथ ये स्थापित हो गया कि हम एक धोखेबाज दुश्मन के साथ सामना कर रहे हैं और उसका बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर की बस यात्रा कर रहे थे और दोस्ती की हाथ बढ़ा रहे थे, वो लोग यहाँ पे दुश्मन को घुसपैठ कर रहे थे। सेना मेडल विजय सिंह, ब्रिगेडियर रघुदीप विनाश, सेना मेडल कमांडर 192 ब्रिगेड, कर्नल पंकज कुमार, CO 10 सिख, साथ ही यहाँ सारे बैठे हुए ऑफिसर्स, सरदार साहिबान और जवान और हमारे जो हनु वैली के जो सारे सिविलियन भाई बहन और बच्चे, आप सबको मेरी तरफ से झूले, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मुझे एक्चुअली अत्यंत खुशी हो रही है कि मैं आप सबके यहाँ बीच में मेरे यूनिट के बारे में कुछ आपको किस्से आपको मैं नरेट करूँ। मेरे पास कोई पर्टिकुलर ऐसा वो नहीं है कि सिंगल एक्शन या इवेंट के ऊपर है। हमारा जो किस्सा था वो बहुत ही अलग था। हम लोग जैसे फौज में बोलते हैं कि फील्ड और पीस टेन्योर होता है, तो हम लोग एक पीस टेन्योर काट रहे थे और वो भी उत्तराखंड में अल्मोड़ा में थे हम लोग डिप्लॉयड। वहाँ पर हम लोग 99 ब्रिगेड है तो उसके अंडर हम लोग थे और 25 मई को यूनिट को ऑर्डर्स मिले थे
कि हमको मोबिलाइज करना है। मोबिलाइज करने के लिए हमको नीचे बरेली में भेजा गया, जहाँ पर और एडवांस पार्टी को आगे ले के लिए रवाना कर दिया गया। 25 मई से हम लोग लगभग 2 जून तक हम लोग बरेली में आके तैनात हुए और उसके बाद वहाँ से 5 IL-76 एयरक्राफ्ट्स में मेरी पूरी बटालियन को एयरलिफ्ट किया गया लेह में। जो भारी सामान था वो बाद में बाय रोड भेजा गया और हम लोग यहाँ पर बाय एयर हमको लिफ्ट करा गया। मेरी इकलौती बटालियन थी जिसे कि बाय एयर लिफ्ट करके लेह में इंडक्ट किया गया। लेह में इंडक्ट करने के इमीडिएटली बाद हम लोग को नुगला भेजा गया। नुगला में यूनिट तो पहुंच गई थी, सामान कुछ आया नहीं था और उस टाइम पे सिचुएशन भी ऐसा था कि आपको इक्विपमेंट वगैरह का इतना अच्छा दर्जा नहीं था, क्वालिटी नहीं थी। तो कैसे भी करके लोकल्स की मदद से प्लस थोड़ा बहुत फौज से यहाँ के आसपास की यूनिटों से हमने कुछ इकट्ठा करा, अपने कैंप सेटअप किया और वहाँ पर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया। इसी दौरान लगभग 7-8 जून तक हमारे बाकी पार्टी भी मेन बॉडी भी मतलब जो हैवी सामान के साथ पहुंच चुकी थी और वहाँ पर बैठ के हमने अपना जो ट्रेनिंग वगैरह है वो हमने चालू करा। इसी दौरान आसपास के इलाकों में काफ़ी पेट्रोल्स हम लोग भेजा करते थे, जिसमें कि लद्दाख पुलिस के हमारे साथ लोग भी थे। उनमें से नाम अगर मैं लूँ तो एक सूबेदार सब इंस्पेक्टर स्टामसेन होते थे और एक कांस्टेबल जिगमेट, जिनको मैं काफ़ी मतलब जो मेरे को याद है अभी, अब पता नहीं कहाँ होंगे वो लोग, बट काफ़ी इंटरेक्शन रहा था। तो आसपास में नुगला के आसपास में जो विलेज है दुमखरदो, कुरुमबेग, दुमखरमा, टेमिसगाम, तो ये इलाका काफ़ी हमने एक्सप्लोर किया। साल पहले इस इलाके में जो लड़ाई लड़ा गया है उसमें हमने हिस्सा लिया था, तो जिसके लिए थोड़े शब्द में कहने के लिए पे हमको बताया गया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर बुलाने के लिए ब्रिगेडियर रघुदीप मनहस, सेना मेडल कमांडर 192 ब्रिगेड और कर्नल पंकज कुमार CO 10 सिख, सूबेदार मेजर सुखचंद सिंह 10 सिख और यहाँ पर उपस्थित ऑफिसर साहबान, जयसू साहबान और यहाँ के एक्स सर्विसमैन हमारे साथी और हनु गांव के नंबरदार, बुजुर्ग, महिलाएं, जवाने, बच्चे, सभी को बहुत बहुत झूले। करगिल वार का जो जब शुरुआत का जो बातचीत चल रहा था, हम कहरू में तैनात थे जो ले से 35-40 किलोमीटर आगे है। 18-19 मई की बात है कि करगिल सेक्टर में कैप्टन सौरभ कलिया के साथ 5 जवान पेट्रोलिंग में गए थे, वो वापस नहीं आया है, मिसिंग है। तो तब से हमने ये मैं सच बता रहा हूँ कि मेरा दिल में जो ना धक 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 की आवाज आना शुरू हो गया कि जैसे ही हमको 23-24 मई की बात है कि हमको ये CO साहब, हमारा चंदोक साहब था, उन्होंने ये बताया कि आप लोग प्रतापपुर से आया है नया KK विंग से इंडोस विंग में, तो आप लोग काफ़ी होशियार है, मैं करगिल के इलाके में आप लोगों को भेजना चाहता हूँ। तो तब हमारे दिल का जो धड़कन तेज थक चल रहा था वो बंद हो गया और
हमारा कंपनी कमांडर उस वक़्त मेजर सोनम वांगचुक साहब और मेरे साथ ये हमारे जेसीयू 5 लोग को सीओ साहब ने ऑफिसर में लेकर ब्रीफ किया कि कारगिल के इलाके में जाना है और वहाँ पर मिलिटेंट का काफ़ी हरकत चल रहा है, वहाँ पेट्रोलिंग के लिए जाना बोलकर हमको एडॉक कंपनी बनाया गया। 14 सिख बटालियन कमांडर कर्नल आशीष धनकर की तरफ से रिस्पेक्टेड कमांडर 192 माउंटेन ब्रिगेड ब्रिगेडियर आर मिनहास सेना मेडल, सीओ दशमेश बटालियन कर्नल पंकज कुमार, जिनके बदौलत हमें 25 साल के बाद दोबारा इस इलाके में आने का मौका मिला, जिनकी बदौलत आज हनु वैली के सभी गांव के लोग, महिलाएं, बच्चे और एक्स सर्विसमैन और चेयरमैन से मिलने का अवसर प्रदान हुआ और मैं इन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आदरणीय ब्रिगेडियर रघुदीप मिनहास साहब, अभी मैं आदरणीय ब्रिगेडियर विनोद सेना मेडल विशिष्ट सेवा मेडल साहब से अनुरोध करता हूं कि वह जहां पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। आदरणीय ब्रिगेडियर विनोद साहब। आदरणीय कर्नल रिटायर्ड अभय सिंह साहब से अनुरोध करता हूं कि वह जहां पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। आदरणीय कर्नल रिटायर्ड अभय सिंह साहब। इस तरफ देखिए। अभी मैं ऑनरी कैप्टन रिटायर्ड सीरिंग स्टॉपडन वीर चक्कर 3 लद्दाख स्काउट से अनुरोध करता हूं कि वह जहां पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। और अपना सम्मान प्राप्त करें। यहाँ पर आएं और अपना सम्मान प्राप्त करें। तो दर्शकों मेरे साथ ताशी सूबेदार ताशी स्तोपग्यास जी मेरे साथ जुड़ेंगे। इनका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन और रोल जो है कारगिल वार दौरान सोनम वैली में इनका रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस जो है सर हमारे व्यूवर्स तक आप शेयर करोगे। 99 में पहले मैं सेंटर में पोस्टेड था, तो उस टाइम हम लोगों को एक आदेश मिला था कि एडॉक कंपनी बन के इंडोविंग से आप लोगों को करगिल वार में जाना है। तो हमें ले गया था इंडोविंग में, वहाँ से एक एडॉक कंपनी बना के कर्नल सोनम वांगचुक हमारा कंपनी कमांडर था, उनके साथ हमको लाया गया। तो कर्नल सोनम वांगचुक साहब इधर से करगिल हैली में चला गया, हम लोगों को बाय रोड यहाँ पर लाया गया। पहले हमको ये यहाँ पर दाह में रखा गया एक दिन, दूसरा दिन हमको रात को यहाँ पर लाया। तो रातों रात हमको यहीं से मेन पैक, यहीं से जो मेन रोड के से हम लोग को मेन पैक भेजा गया। तो हम एक दिन में पूरा अपना मेन पैक के साथ हम हंडंगब्रोक में पहुंचा। जैसे हम हंडंगब्रोक में पहुंचा, हम लोग को खिचड़ी खाने के बाद थोड़ा सा आराम किया। फिर रात को आदेश मिला कर्नल सोनम वांगचुक साहब से कि आप लोगों को जाना है 10 जवान को मेन पैक के साथ अपना पूरा इक्विपमेंट लेके। तो मेरे साथ एक हनु वाला था, नाम उसको मेरे को याद नहीं है। हम 2 और कर्नल सोनम वांगचुक बिना मतलब मेन पैक का पूरा सामान नहीं लेना है। कर्नल सोनम वांगचुक साहब का स्कोटिंग करने के लिए, उनको मतलब उनके साथ उनको गाइड करने के लिए, तो मैं नंबर 1 स्कोट हुआ करता था, नंबर 2 हनु वाला। फिर कर्नल सोनम वांगचुक के साथ हम मैं कंपास सब कुछ लेके हम लोग आगे आगे चलता गया रेड रोड बनाते हुए। तो 10 जवान को ले जाके हमको उधर टोंगुल नाले में छोड़ने के लिए। तो इनको ये बताया गया कि आपको ओपी करना है, आपको ओपी करने के लिए वहाँ ले जाना है। तो हम यहाँ से 28 तारीख को लेके गया। जैसे हम उधर पहुँचा तो उनको एक भेस बना के उधर रखा। मैं और कर्नल सोनम वांगचुक साहब ऊपर चढ़ा था।
थोड़ा आगे चलने के बाद बर्फ़ बहुत ज़्यादा था, तो कर्नल सुनांचुक साहब बर्फ़ में गिर गया, नीचे गिर गया। तो मैंने उसका अपना हथियार को सीलिंग बांध के साहब को ऐसे खींचा, साहब को बाहर निकाला। फिर कर्नल साहब ने बोला तबगेस हम दोनों आगे नहीं जा सकता, अभी हम लोग आगे नहीं जाएंगे, हम लोग रात हो जाएगा, वापस चलते हैं, बेस बिछा के कुछ चाय शाय पीते हैं, फिर हम लोग नीचे हंडंगबोरग में जाते हैं। फिर हम लोग चाय शाय पिया, आ गया वापस हंडंगबोरग में। दूसरे दिन सुबह मेरे को एक लास्टनिक किशन था सिग्नल कंपनी का, उसके साथ सेट लेके मेरे को भेजा गया कि उनके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए। तो कम्युनिकेशन करने के बाद काफ़ी देर के बाद मेरे को एक हवलदार रिंचन, अभी उस टाइम सिपाही था, रिंचन का एक मिलाप हुआ। उसने बोला कि हमारे ऊपर दुश्मन का अटैक आ रहा है, पूरा गोला बारूद ख़त्म हो गया। हम 4 आदमी नायब सुबेदार टुंडुप, श्रीयांचुक, रिंचन और हवलदार सोनम रिंजिन स्क्यांजुंग के नाम से जाना जाता है, वो 4 ऊपर आया हुआ है पोस्ट पे, मतलब ऊपर आया हुआ है, दुश्मन हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। बाकी जो नीचे बचा हुआ 6 आदमी है वो मर गया कि ज़िंदा है हमको पता नहीं है, कि हमारे ऊपर पूरा हथियार मतलब वो आ रहा है, गोलाबारी आ रहा है, हम लोग ज़िंदा बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारे पास अम्यूनिशन ख़त्म हो रहा है बताया। तो फिर मैं सीधा गया सुबेदार तोपदान से मिला, तोपदान साहब को ये रिपोर्ट दिया, तोपदान साहब ने बात किया, फिर इसके बाद हम लोगों को वहाँ से लेके तो इसको बराबर तस्वीरें हम आज के समारोह के हवाले से आप लोगों तक मैं पहुँचाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। रिटायर्ड कर्नल अभय सिंह जी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनका भी काफ़ी बेहतरीन कंट्रीब्यूशन जो है ड्यूरिंग करगिल वार रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा बहुत अपना एक्सपीरियंस जो है सर आप शेयर करोगे हमारे व्यूअर्स के साथ। मैं बेसिकली मेरी यूनिट 43 GR है, 4th गुरखा राइफल्स, और 99 में हम लोग यहाँ पर बटालिक सेक्टर में डिप्लॉयड थे। बटालिक सेक्टर में घनासौक और याल्डोर एक्सेस वहाँ पर, और उधर हमने जो लड़ाई लड़ी थी वहाँ पर एक फ़ीचर है 5156 जो कि आज हमारे पास है। तो वो फ़ीचर को कैप्चर करने में और उसको सिक्योर करने में मेरे यूनिट का बड़ा हाथ था उस टाइम पे। तो हम लोग एक्चुअली जब हमारी यूनिट यहाँ डिप्लॉयड नहीं थी, हमारी यूनिट पीस स्टेशन हम जैसे बोलते हैं अल्मोड़ा में डिप्लॉयड थी, और ऑर्डर्स मिलने के बाद हमको बरेली से IL-76 में हमको एयरलिफ्ट किया गया ले के लिए। तो पूरी बटालियन 5 एयरक्राफ्ट में एयरलिफ्ट होके IL-76 में ले लाई गई, और वहाँ से फिर हम लोग नुरला में आए थे। नुरला में आके हम हमारे जो ट्रेनिंग वगैरह, क्योंकि एक्लिमेटाइज थे नहीं, एक्लिमेटाइजेशन ट्रेनिंग यहाँ पर पहली बार यूनिट आई थी, पहली बार ऑफिसर्स आए थे लद्दाख में। तो यहाँ के मतलब जान पहचान, इलाका कैसा है वो उसके बारे में जानकारी, तो वो सब हमने नुरला में किया। इसी दौरान बाकी जगह जैसे एक्शन वगैरह चल रहा था, और बाकी यूनिट्स जो खालूबार, जुबार, पद्मागो, 5203 वगैरह, इनमें एक्शन चल रहा था। तो उसी के सब्सिक्वेंट आगे के जो फीचर्स हैं उनको कैप्चर करने के लिए मेरी बटालियन को नियुक्त किया गया। सर कितना स्ट्रगल, कितना चैलेंज था सर उस वक्त? तो मेरे ख्याल में इतना वेल एक्विप्ड भी हम नहीं थे, और काफ़ी चैलेंज भी थी सर, काफ़ी टेरेन जो था वो बिल्कुल सख्त था सर। कितना चैलेंज था सर ये कैप्चर करना? चैलेंज बहुत ज़्यादा चैलेंज था, क्योंकि उस टाइम पे ना तो हमारे पास स्पेशल क्लोथिंग था, ना हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट था, हमारे पास एम्यूनिशन की कमी थी। हथियार हमारे पास पुराने 7.62 उस टाइम पे SLR होता था, इंसास आने स्टार्ट हुए थे उस टाइम पे। गाड़ियाँ हमारे पास पुरानी टाइम की थी, नई गाड़ियाँ इंडक्ट हुई नहीं थी, और आए दिन कुछ ना कुछ ख़राब होता रहता था। ना तो उस टाइम पे GPS वगैरह था, ना डिजिटल कैमरास थे, ना टेलीफोन्स थे, हाईटेक टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी था नहीं। बिल्कुल हमको मतलब अपने जो भी जुगाड़ बोलो या फिर आप जो बोलो कि उसमें सूझबूझ के तौर पे हमको अपना सारा कार्रवाई करनी होती थी। और क्योंकि हम लोग जैसे बाहर से आए थे, हम लोग दूसरे फॉर्मेशन से आए थे यहाँ पर, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही मतलब यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि उससे पहले शायद हमारे कोई ऐसे जवान थे जो इन्होंने एयरप्लेन में बैठे भी होंगे, और वो पहली बार उनको लड़ाई के लिए इंडक्ट किया गया एयरक्राफ्ट में। और यहाँ के ऑफकोर्स फिर तब तक पूरे देश का एकजुट हो चुका था, काफ़ी इक्विपमेंट वगैरह सब हमारा यहाँ पर चेंज हुआ। यहाँ पर हमारे को नया इक्विपमेंट दिया गया, और तभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया नहीं थी, रेडियो सेट सभी पुराने थे,
पर उस हिसाब से जो भी चैलेंजेस थे, हमारे पास गर्म कपड़े थे नहीं। हमारे पास उस टाइम पे एक ECC क्लोथिंग जो बोलते थे, तो वो एक कोट पर का होता था, अंदर एक सफ़ेद रंग का एक मतलब आप कॉटन का वो जैकेट टाइप का होता था, जो कि यहाँ की सर्दी के लिए बिल्कुल सही था नहीं। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ होता था क्योंकि बारिश का मौसम ख़राब हुआ तो बारिश शुरू हो जाती, और वो बारिश में वो अंदर वाला एक बार भीग गया तो फिर आप मतलब आपके पास कुछ होता नहीं था कि आप रहो। खाने का मतलब कोई औजार था नहीं हमको। मेरे को अभी भी याद है कि हम लोग जब इंडक्ट हुए थे और हमारा बेस 5000 करके था, वहाँ लंगर था, और वहाँ से डेली 2 बजे रात को खाना बनता था। और जो उस टाइम पे स्टोरेज के लिए भी कंटेनर होता नहीं, तो एम्यूनिशन के जो केसेस होते थे, जो कि RL और 84M RL और 81 मोटर के केसेस होते हैं, उसके अंदर दाल और पूड़ियाँ ये भर के डाली जाती थी, और वो फिर जवान हमारे लेके आते थे रात को 2 बजे। हाफ लिंक होता था हमारे जवान यहाँ से उनसे लेते थे, और फिर वो पूरा दिन हम उसमें खाना हमारा चलता था। सर उसके बाद आपकी रैंक क्या रही? मैं उस टाइम पे मैं लेफ्टिनेंट था, फिर यहाँ पर आके मेरी बेस 5000 पे मेरे को एक्टिंग कैप्टन बनाया गया, और उसके बाद फिर मैं फुल कर्नल बनकर रिटायर हुआ। जी, थैंक यू सर। तो और विजिटर्स गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम और आप कहाँ से? सर मेरा नाम अमित चक्रवर्ती है, मध्य प्रदेश से हूँ, यहाँ ग्रिफ में पोस्टिंग हूँ सर यहाँ पे। सर मेरा नाम अतुल है और मैं ग्रिफ में पोस्ट हूँ। मैं हिमाचल प्रदेश से। तो आप ग्रिफ में काम करते हो, आप HP से हो, तो वैसे तो हम लफ्ज़ों में अगर कहा जाए तो हम बहुत ही कम रहेगा इंडियन आर्मी का, हम अगर जिस तरह हम शुक्रिया अदा करें, क्योंकि बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन आफ्टर वार बिफोर वार उनका रहा है। सिमिलरली आज भी उन्होंने फ्री मेडिकल चेकअप, CSD कैंटीन वगैरह भी रखा। आप लोगों को भी काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलता हो, क्योंकि इलाका जो है काफ़ी रिमोट इलाका है। किस तरह शुक्रिया अदा करोगे इंडियन आर्मी? सर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम इंडियन आर्मी का, जो कि अभी यहाँ पे जो सब उपस्थित हुए हैं कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में सब लोग उपस्थित हुए हैं। तो यहाँ पे जो गांव वालों के लिए भी है, मतलब उन्होंने CSD कैंटीन की जो सुविधा है सर, वो CSD प्राइस पे दिया सर उन्होंने, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेडिकल फैसिलिटी भी मतलब अभी कुछ टाइम रखा है यहाँ पे, और खाने पीने की व्यवस्था भी बढ़िया सर, सब बढ़िया था सर। और इसी ऑफिसर जो सब उपस्थित हुए हैं इंडियन आर्मी के, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। उनकी वजह से ही आज सब कुछ यहाँ पे हो रहा है सर। ये जितना डेवलपमेंट वगैरह वो सब सर इंडियन आर्मी के इसमें बहुत बड़ा रोल है सर। मुझे भी मेरा भी यही कहना है कि इनका बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने हमें बुलाया इस चीज़ के लिए, हम भी इनके आभारी हैं। CSD की मुहैया करा के मेडिकल चेकअप, मेडिकल लोगों के लिए मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं भी बहुत अच्छा लगा मुझे देख के कि यहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधा दी जा रही है, लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। बहुत अच्छा लगा ये देखकर मुझे भी। हमारे साथ कुछ छात्र भी जुड़ेंगे इस इलाके के। नमो, सबसे पहले आप भी इस इलाके से ताल्लुक़ रखते हो, अपना नाम बताओ। मेरा नाम जिगमेत वांगमो है और मैं हनुयोकमा से हूँ और मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। और मैं आर्मी को अपने दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ कि उसने हमारे गांव को बहुत से बेनिफिट्स दिया, हमें स्कूल में दिया, सबको कभी किसी को पंजाब में और किसी को गुजरात में, और उसने हमें बहुत बेनिफिट दी। थैंक यू सर, अपने दिल से शुक्रिया। जब से इंडियन आर्मी यहाँ में अगर 1999 वार की बात करें तो आपने कहा कि बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी को स्पेशली आपके विलेज के लिए रहा है। मेडिकल के हवाले से बात करो, हेल्थ के हवाले से बात करें, एजुकेशन के हवाले से बात करें, और साथ ही साथ बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन जो इंडियन आर्मी का रहा है। तो इसी हवाले से आज बहुत बड़े पैमाने पे प्रोग्राम भी इन्होंने यहाँ ऑर्गेनाइज़ की है। यहाँ फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी रखा है, CSD कैंटीन भी रखा है। तो इससे पहले कितना कंट्रीब्यूशन था, वार के बाद कितना बेनिफिट इंडियन आर्मी से आप लोगों को मिला? सर पहले तो स्कूल में सबको नहीं मिलती थी, और बाद में जब आर्मी ने शुरू किया सबको कई न्यू जगह में लेके चला गया, और सब वार मेमोरियल वो सब दिखाया सर हमें। और स्कूल्स में भी बहुत स्पोर्ट्स के वो सब लाते, और बहुत सारे राशन भी लाते, और सबको कई न्यू विलेज में लेके भी जाता है सर।
आप लोगों को अब भी परफॉर्मेंस दोगे, आप लोग क्या परफॉर्म करोगे आज? आज हम लद्दाखी सॉन्ग पे परफॉर्मेंस करेंगे। डांस? यस, हाँ। आप अपना नाम बताओ। जी, मेरा नाम पद्मा लाडोल है और मैं गुजरात में पढ़ती हूँ और मैं यहीं हनु योगमा में। आप स्पॉन्सर्ड हो कि आप अपने लेवल में? स्पॉन्सर्ड इंडियन आर्मी ने गुजरात में पढ़ने के लिए दिया था। यस। किस तरह आप देखो, आपको इस तरह स्पॉन्सर की है इंडियन आर्मी ने गुजरात में पढ़ने के लिए, और आपको काफ़ी एक्सपोजर भी मिला होगा लद्दाख के साथ साथ आपको वहाँ तो और भी आपको एक्सपोजर मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे नए नए लोगों से। किस तरह शुक्रिया अदा करोगे इंडियन आर्मी का? पहले तो हमें यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देने को कहा था, फिर सभी को मतलब मार्क्स के थ्रू थोड़ा इंडियन आर्मी के हेल्प से हमें यहाँ जाने को मिला, फिर टूर में लेकर जाने की एजुकेशन बहुत सारा इसमें से मिली है। कितने स्टूडेंट्स आप यहाँ के 3-4 है, गुजरात में 2 है और BS पंजाब में 6 है सर शायद। यस सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कुछ छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसी इलाके के हैं हनु योगमा से। तो बहुत बेहतरीन, इनके कहने के मुताबिक बहुत बेहतरीन कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी का रहा है, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर में, और साथ ही साथ एक्सपोजर टूर के हवाले से अगर बताया जाए तो बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन इंडियन आर्मी द्वारा इस रिमोट इलाके में हनु योगमा गोमा के लिए रहा है। आप बने रहे। साथ ही साथ मैंने पहले भी आपको वजाहत की कि यहाँ CSD कैंटीन के साथ साथ इंडियन आर्मी द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप का भी यहाँ कैंप जो है आयोजन की गई है। मेरे साथ अमन त्रिपाठी जी मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। सबसे पहले तो ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख, ऑन बिहाफ ऑफ होल मीडिया फ्रेटर्निटी, आई वुड लाइक टू थैंक्स इंडियन आर्मी स्पेशली, क्योंकि ऐसे रिमोट इलाके में आप लोग बहुत ही बेहतरीन कंट्रीब्यूशन वैसे भी बिफोर एंड आफ्टर वार इंडियन आर्मी कर रहा है सर। तो आज के कैंप के हवाले से थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे सर, और साथ ही साथ किस किस्म के पेशेंट्स यहाँ देखने को मिलते हैं, क्योंकि एरिया जो है हाई अल्टीट्यूड है सर, बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पेशेंट्स को स्पेशली बुज़ुर्गों में हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो बुज़ुर्गों में हाइपरटेंशन की बहुत ज़्यादा बीमारी है। सबसे बड़ा कारण है कि हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से भी हाइपरटेंशन के केसेस ज़्यादा आते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अनडायग्नोज्ड हैं, मतलब कोई BP कराता ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, चेकअप कोई नहीं कराता है। तो मेरी सबसे बड़ी गुजारिश तो ये रहेगी कि यहाँ के जो PHC के डॉक्टर्स हैं वो एटलीस्ट जाके, हम तो करते ही हैं, लेकिन PHC के डॉक्टर भी जाके यहाँ पे BP कराएं और BP की दवाइयाँ बांटें, क्योंकि BP जो है सबसे बड़ा कारण है हार्ट की बीमारी का, ब्रेन की बीमारी का, किडनी की बीमारी का। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ आती है यहाँ पे, क्योंकि लोग पहाड़ों के हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो घुटनों में सबसे ज़्यादा दर्द यहाँ पे होता है सिंस यहाँ पे लोग दूध भी कम पीते हैं, तो कैल्शियम की कमी की वजह भी सबसे बड़ा कारण यही है। और स्किन की बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा कॉमन है यहाँ पे, क्योंकि सनलाइट में UV रेस का कंटेंट ज़्यादा है। तो और आँखों में सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है टेरिजियम। आँखों में टेरिजियम नाम की एक बीमारी होती है, अगर आप चश्मा नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट सनलाइट में रहेंगे तो उसमें टेरिजियम की बीमारी, इसलिए हमने ये इंश्योर किया कि हम हनु गोगमा जो विलेज है वहाँ पे हमने चश्मे भी बांटे हमने, और अभी हमारा अभियान है कि हम यहाँ भी चश्मे बांटेंगे। तो हमारी तो सरकार से भी यही चीज़ है कि यहाँ पे लोगों को चश्मे बांटें, जो काले चश्मे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं उसमें UV रेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है हाइजीन। लोग नहाते नहीं हैं, ये इंश्योर करना चाहिए कि हर तीसरे दिन नहाएं लोग यहाँ पे। इस वजह से खुजली यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा होती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। और बस इतनी ही बीमारियाँ मुझे लगता है। जिस तरह आपने बताया कि ज़्यादातर आपके पास हाइपरटेंशन की केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, BP, इनका मेन वजह रीज़न क्या रहता है सर? मेन वजह सबसे, और एक चीज़ और है, यहाँ पे एसिडिटी बहुत ज़्यादा है लोगों को। मुझे लगता है यहाँ पे लोग मोमोज़ वगैरह ज़्यादा खाते हैं, मैदा वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कब्जियत बहुत ज़्यादा रहती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, और चाय ज़्यादा पीते हैं। हाँ, नमकीन चाय, नून चाय पीते हैं शायद। हाँ, नून चाय में एक अभी रिसर्च आई थी कि नून चाय में एक ऐसा सब्सटेंस डाला जाता है उससे कैंसर हो रहा है। तो यहाँ पे लद्दाख के एरिया में सबसे ज़्यादा स्टमक कैंसर के केसेस देखे गए हैं बिकॉज ऑफ नून चाय। तो नून चाय जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, जो नॉर्मल चाय है वो पिएं। ठीक है। आखिरी सवाल होगा सर, लास्ट, आप भी काफ़ी एंगेज होंगे, बिजी होंगे, तो एज ए डॉक्टर क्या सजेस्ट करोगे सर? हाई अल्टीट्यूड में हम लोग रहता है, क्यों आपने भी बताया कि सही से लोग डायग्नोज नहीं करते, रूटीन चेकअप ये लोग नहीं करते, और उसके अलावा भी एडिशनल आपकी तरफ से कोई एडवाइस या मैसेज हमारी जनरल पब्लिक के लिए लद्दाख की? एडवाइस मेरी यही रहेगी कि यहाँ के लोग सब्जियाँ ज़्यादा खाएं। वो बात अलग है कि यहाँ सब्जियाँ ज़्यादा मिलती नहीं हैं। हाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाएं। अगर सरकार पहुँचा सकती है यहाँ पे तो सरकार पहुँचाए भी, राशन में भी इंक्लूड करे। प्लस बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, है ना, जो मोटा अनाज है
वो ज़्यादा खाएं। उससे क्या होगा कि उससे आंतें थोड़ी चौड़ी होंगी तो उससे कैंसर भी नहीं होगा, प्लस कब्जी भी नहीं होगी, ठीक है। और मैदा वाली चीज़ें कम खाएं और मसालेदार चीज़ें कम खाएं। हाँ, स्पाइसी चीज़ें खाने से एक तो अल्सर होने के चांसेस होते हैं, प्लस स्टमक कैंसर के भी चांसेस बढ़ते हैं। और नून चाय अवॉइड करें, ठीक है। और अपना रूटीन चेकअप हर हफ्ते नहीं तो हर महीने एटलीस्ट PHC में जाके अपना BP कराएं, क्योंकि बुढ़ापे में BP एक सबसे बड़ी जानलेवा दिक्कत है। तो बुढ़ापे में BP ज़रूर कराना चाहिए, है ना। बाकी अपनी डाइट में थोड़ा दूध का इंटेक, जानवर जैसे पालते हैं, याक पालते हैं, तो दूध का इंटेक बढ़ाएं थोड़ा अपना, क्योंकि हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं यहाँ पे। बस मैं इतना ही कहना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे आज के इस इवेंट के हवाले से। मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि फ्री मेडिकल कैंप और चेकअप जो है इंडियन आर्मी द्वारा यहाँ, और साथ ही साथ डॉक्टर साहब ने अपना बेहतरीन एडवाइस जो है किस तरह हमें हाई अल्टीट्यूड में जीना है, बेहतरीन एडवाइस हमारे दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। आप बने रहे हमारे। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.